इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का मैं क्विक फंडामेंटल टेक्निकल इंट्रिंसिक वैल्यू डिटेल में बताऊंगा और आप समझ पाएंगे कि आने वाले समय में आपको क्या करना चाहिए। ओके, सबसे पहले रिसेंट परफॉर्मेंस, लास्ट डे 0.36% का गिरावट देखने को मिला था और टॉप से लेकर अभी जो है 11.42% का डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो क्या ये यूनिक बिजनेस है? तो देखिए, जी हाँ, यूनिक बिजनेस तो है और एक टाइप का मोनोपोली भी है। ये करता क्या है, इसके बिजनेस मॉडल को समझिए। इसका बिजनेस मॉडल ये है कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसमें मान लीजिए कोई कंपनी है, वो इलेक्ट्रिसिटी उसके पास सरप्लस है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया है, तो क्या करेगा, वो ट्रेड कर सकता है, सेल कर सकता है। तो ये जो एक्सचेंज करेगा, एक्सचेंज का जो एक ट्रेडिंग एक प्लेटफॉर्म है, वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आप स्टॉक बाई और सेल करते हैं किसी न किसी एक प्लेटफॉर्म पे, तो एक जो प्लेटफॉर्म है वो मान लीजिए किसी कोई तो प्रोवाइड कर रहा है, तो ये प्लेटफॉर्म हो गया यहाँ पे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ओके, तो ये रहा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का जो कोर बिजनेस है। नाउ इसको रेगुलेट कौन करता है? तो इसको रेगुलेट करता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बट मेन पॉइंट कि क्या कंपनी ग्रो कर पाएगा फ्यूचर में, उसको समझते हैं। तो देखिए, ये यूनिक बिजनेस तो है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ज़बरदस्त ग्रोथ करेगा। ओके, अगर मैं इसका प्रोमोटर होल्डिंग में बताऊं, प्रोमोटर होल्डिंग तो है नहीं, ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है। DIIs ने प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज किया है। अब DIIs को देखिए ज़्यादा समझ होता है इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है। FIIs ने इंक्रीज किया है, क्योंकि FIIs जो इस टाइप के जो AI बेस्ड मशीन लर्निंग बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है ना, उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है, वो फ्यूचर कहीं ना कहीं देख सकते हैं। ओके, वहाँ उन लोग को एक्सपोजर ज़्यादा होता है। बट जो DIIs जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको जो है कोर बिजनेस पे ज़्यादा भरोसा होता है, वो ज़्यादा फ्यूचर इस क्षेत्र में नहीं देख पाते, मुझे ऐसा लगता है ना। हालांकि इंडियन मार्केट के बारे में DIIs जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, इनसे ज़्यादा कौन जानता है? FIIs तो बिल्कुल नहीं जानते हैं, उतना तो नहीं जानेंगे। तो यहाँ पे DIIs ने होल्डिंग डिक्रीज किया, एक कंसर्निंग चीज़ है। बट FIIs ने इंक्रीज किया, एक प्लस पॉइंट है। हालांकि जैसा मैं बताया कि FIIs फ्यूचर देख सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का प्लेटफॉर्म में FIIs का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। बट DIIs जो है, अब पता नहीं क्यों होल्डिंग कम करते हैं, हालांकि उनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है इंडियन कंपनी के बारे में। नाउ पब्लिक तो यहाँ पे अपना होल्डिंग बढ़ाया जा रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, समझिए बात को, क्यों बढ़ाया जा रहा है, नो वन नोज। नाउ प्रोमोटर तो है ही नहीं यहाँ पर। अब हम समझेंगे, इसका P रेशियो 49.81 चल रहा है। तो देखिए, CDSL क्या यूनिक बिजनेस नहीं है? क्या इसका मोनोपोली नहीं है? ये भी है। NSDL CDSL दो ही तो है, तो एक टाइप का यही तो दो लीडर हैं। तो इसका मतलब क्या आँख मूंद कर CDSL में हम ले लेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। फ्यूचर ओरिएंटेड भी होना चाहिए। तो ऑफकोर्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज फ्यूचर ओरिएंटेड, बस कितना ग्रो करेगा, समझिए बात को। ओके, अगर हम लास्ट परफॉर्मेंस अगर हम देखें, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, तो 3 ईयर में 21%, 5 ईयर में 16% का ज़बरदस्त जंप दिखाया है। अगर हम इसका क्वार्टर रिजल्ट देखें, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ रहा है। लास्ट क्वार्टर देखिए, अगर कंपेरिजन करें तो सेल्स बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, लगातार नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो मैं बोलूँगा कि फंडामेंटल फाइनेंशियली तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग है, इसको तो आप बोल सकते हैं। बट यहाँ पे निगेटिव पॉइंट क्या है कि म्यूचुअल फंड ने अपना होल्डिंग डिक्रीज किया, उसके बाद ज़बरदस्त इनसाइडर ट्रेडिंग देखने को मिला। इनसाइडर ट्रेडिंग 28 मार्च को देख सकते हैं, रोहित बजाज इनके एम्प्लॉय थे, इन्होंने सेल किया, ज़बरदस्त सेलिंग किया। उसके बाद 24 मई को 28 मई, 24 मई, 20 मई देख सकते हैं, ज़बरदस्त इनसाइडर ट्रेडिंग देखने को मिला है। क्यों सेल कर रहे हैं? उनके जो एम्प्लॉय हैं, जो उनके कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, क्यों सेल कर रहे हैं ज़बरदस्त, मुझे नहीं मालूम है।
बट इनसाइडर ट्रेडिंग देखने को मिला है और दैट्स अ बैड रिपूटेशन वो छोड़ता है मार्केट में। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी के लोगों को अगर उस कंपनी के बारे में विश्वास नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे ज़बरदस्त फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बावजूद भी, फंडामेंटल स्ट्रांग होने के बावजूद भी, यूनिक बिजनेस और मोनोपोली टाइप बिजनेस होने के बावजूद भी इनसाइडर ज़बरदस्त ट्रेडिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे प्रोमोटर के पास तो कोई भी शेयर है ही नहीं, म्यूचुअल फंड ने डिक्रीज किया है। ये सारे चीज़ जो है कंसर्निंग पॉइंट है। ओके, ये सारे चीज़ निगेटिव पॉइंट है, आपको ये मानना पड़ेगा। अगर मैं क्विकली फंडामेंटल में बताऊं तो ट्रेलिंग 12 मंथ में आउट ऑफ 10 9.4 है जो ROC, कंपनी साइज, प्रॉफिट मार्जिन, ग्रोथ, CFO वाइज सेल्स, देख सकते हैं ज़बरदस्त स्कोर है फंडामेंटली। और अगर बेस्ड ऑन प्रायर टॉस की स्कोर देखें तो 6 आउट ऑफ 9 दिया जाएगा, जो कि ये भी बेहतरीन है। तो फाइनेंशियली तो बहुत अच्छा है, बट जो इनसाइडर ट्रेडिंग देखने को मिला, म्यूचुअल फंड ने अपना होल्डिंग डिक्रीज किया, ये बहुत ही बिगेस्ट कंसर्निंग पॉइंट है। दोस्तों, अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो क्या इसका वैल्यूएशन हाई है, ये देखते हैं। तो पी रेशियो तो अभी 50 के करीब चल रहा है, जैसा कि मैंने बताया। बट अगर हम EV बाई EBITDA मॉडल, पी रेशियो मतलब क्या? पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग। ओके, जो अर्निंग पर शेयर, EPS जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा कुछ तो मालूम नहीं चलता है, करंट प्राइस क्या चल रहा है और अर्न क्या कर रहा है। कंपनी जितना मान लीजिए अर्न कर रहा है, उससे कितना आप पैसा देने के लिए तैयार हैं। मान लीजिए कंपनी 1 रुपया अर्न कर रहा है तो आप 50 रुपीज़ देने के लिए तैयार हैं उसके लिए, तो ये तो पी रेशियो हो गया। बट EV बाई EBITDA मतलब इंटरप्राइज वैल्यू, जिसमें डेट वगैरह भी इंक्लूडेड होता है। इंटरप्राइज बाई EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स, एमोर्टाइजेशन, उसके मॉडल के हिसाब से मैं बताऊं तो 148% के प्रीमियम पे चल रहा है। तो इट्स नॉट अ बैड, ठीक ठाक है। मतलब अभी करंट सिनारियो में आप अगर बोलेंगे कि नहीं मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू पे कोई स्टॉक चाहिए, तो ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। मे बी PSU बैंक, PSU का स्टॉक आपको मिल जाए, बट जो भी मिलेंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नज़र आएगा। तो ये यहाँ पे रहा। EV बाई सेल्स, इंटरप्राइज वैल्यू बाई सेल्स कितना हुआ? 102% के प्रीमियम पे चल रहा है। प्राइस बाई सेल्स 104% के प्रीमियम पे चल रहा है। तो ओवरऑल मैं बताऊं तो ये 104% के प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहा है। इसका रियल वैल्यू 173 होना चाहिए था। तो अभी वैल्यूएशन वाइज उतना ज़्यादा कॉस्टली मुझे नहीं लगता है। हालांकि पी रेशियो 50 के करीब है तो ये थोड़ा ज़्यादा ही है, बट इस टाइप के बिजनेस रहता है जो थोड़ा मोनोपोली टाइप का रहता है, वो ऐसा ही होता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में एकदम से ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, तूफान आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता है। अब रही बात AI मशीन लर्निंग की, जो इन्होंने लगाया है, तो आज के डेट में कौन लोग नहीं लगाते हैं। ओके, जो भी प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे उसमें AI मशीन लर्निंग टाइप का चीज़ें इन्वॉल्व होते ही हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निकल पे आते हैं। तो देखिए टेक्निकल, अभी MACD देखिए क्लियर डाउन ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है, बाई करने का कोई भी सिग्नल मौजूद नहीं है। RSI वैल्यू क्या बोल रहा है? अभी भी ये डाउन ट्रेंड की ओर ही जा रहा है, अप नहीं जा रहा है। ओवर सोल्ड जोन में अभी पूरी तरह से नहीं गया हुआ है। अगर मनी फ्लो इंडेक्स अगर हम देखें तो ये आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं ओवर सोल्ड जोन में जाते हुए ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो ओके, उसके बाद अगर हम करंट प्राइस अगर देखेंगे तो ये मैं जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट लेते हुए दिखाई देगा। अगर मैं डेली बेसिस को अगर 3 आवर के बेसिस पे अगर मैं दिखाऊं तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ये मैं जो ड्रॉ किया हूँ उसको सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये दो ट्रेंड लाइन है। तो ओवरऑल मैं बताऊं तो ये अभी डाउन ट्रेंड की ओर ही इशारा कर रहा है। अभी क्लियर बाइंग करने का कोई इंडिकेशन मौजूद नहीं है। ओके, अभी आपको बाई नहीं करना चाहिए क्योंकि रिवर्सल का वेट करना चाहिए। रिवर्सल जब स्टार्ट होगा, अभी ऐसा नहीं है कि कल ऊपर नहीं जाएगा, जा भी सकता है। क्यों जाएगा? क्योंकि स्टॉक हमेशा एकदम सीधा नहीं गिरता है या फिर सीधा एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं होता है, अप्स डाउन्स करते हुए जाता है। तो रेड और ग्रीन कैंडल ये सब बनते रहेंगे, फॉर्म होते रहेंगे। तो अभी इसके छलावे मत आइए, जब क्लियर इंडिकेशन रहेगा बाई करने का तो बाई कर सकते हैं। देखिए मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि IEX फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, फ्यूचर ओरिएंटेड भी है।
नो डाउट सब कुछ बेहतरीन है और आपको बाय भी करना चाहिए, बट ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको रखना सही नहीं है। ओके, कि बहुत ज़्यादा तूफान आ जाए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बट स्टॉक बेहतरीन है, स्टॉक में कोई ख़राबी नहीं है। जैसे ही आपको बाइंग करने का रिवर्सल का सिग्नल मिलेगा आप एंट्री कर सकते हैं, और जो पहले बाई कर लिए हैं ऊपर के लेवल पे बने रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेकार स्टॉक नहीं है, आपको बने रहना चाहिए। कंक्लूजन पे मैं आऊँ टेक्निकल का, तो 373 एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट का लेवल है, उस पर ध्यान रखिए। इस लेवल पे बाई कर रहे हैं 350 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।